नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत में एनिमी प्रॉपर्टी की। बहुत बड़ा विषय है और भारत की संप्रभुता के लिए ये तो बहुत ही बड़ा विषय है। आप सोचिए हिंदुस्तान किस स्थिति से इस समय गुजर रहा है और उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की रूलिंग आना देश में कितना ज़्यादा अव्यवस्था फैला सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल रीजनलिटी देखी होगी, उसने रीजनिंग देखी होगी और उसने कानूनों के आधार पर जजमेंट किया होगा। मैं मानकर चलता हूं कि जजमेंट की रैशनैलिटी ठीक हो सकती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव बड़ा खतरनाक हो सकता है। आज हम इस विषय पर शुरू से चर्चा करेंगे और मैं कहता हूं आप जो कोई भी सुन रहे हैं, मैं कभी आग्रह नहीं करता कि फॉरवर्ड करिए, मैं कभी आग्रह नहीं करता कि दूसरों को सुनाइए, लेकिन इस विषय पर मैं आग्रह करता हूं क्योंकि ये प्योर राष्ट्र का विषय है और ये राष्ट्र का इतना खतरनाक विषय है कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत के पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या खेल हुआ और उस खेल में कानून क्या हुए और आज जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है वो रूलिंग कैसे उन खेलों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सक्षम है। मैं कह रहा हूं कि वो रूलिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कानूनों को ध्यान में रखते हुए देखा होगा, रीजनिंग भी लगाई होगी, कॉन्स्टिट्यूशन को लगाया होगा, लेकिन रीजनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून ये सब हमने बनाए हैं। पहला उद्देश्य हमारा संप्रभुता है, पहला उद्देश्य हमारी राष्ट्र रक्षा है, पहला उद्देश्य मेरे राष्ट्र को एक बनाने का है। आप सोचिए, मैं वकील हो सकता हूँ, आप पत्रकार हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई अध्यापक हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है और सबकी अपनी अपनी भूमिका हो सकती है, लेकिन हम सबका एक दायित्व तो बनता ही है कि हम भारत को अक्षुण्ण रखें। हम भारत को अक्षुण्ण रखते हुए भारत के जो हमारी अगली पीढ़ी है उसको हम संप्रभु भारत दें। कानूनों की व्याख्या हम कर सकते हैं, कानूनों की व्याख्या अगर गलत भी जा रही है, कानूनों की व्याख्या अगर सही भी जा रही है और उससे राष्ट्रहित नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी फील्ड के लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको होल्ड पर रखें और उसके लिए केंद्र की सरकार को कहें कि इस पर कानून बनाइए, नहीं तो ये गलत हो सकता है। उस पर स्ट्रिक्चर पास किया जा सकता है और स्ट्रिक्चर पास करके केंद्र को दिया जा सकता है। केंद्र उस भूल को संशोधित कर सकता है अगर उसमें कोई हुई है तो, लेकिन अगर उस पर रूल बना दिया जाए, उस पर कानून का इंटरप्रिटेशन करते हुए रूलिंग बना दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबके ऊपर बाध्यकारी होता है और परिणाम कुछ भी हो सकता है। हमारे देश के साथ क्या हुआ पहले वो समझते हैं। हमारे देश में जिना जिस समय माउंटबेटन को मिलता है और कहता है कि मुझे आपने हमसे, यानी कि आखिरी शासक के रूप में, लिखित शासक के रूप में आपने मुगलों से सत्ता ली थी और अब हम उनके वंशज हैं, उनको वापस करिए। माउंटबेटन जब मना कर देता है और ये कहता है कि इस समय कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस इतनी सत्ता में है कि मैं इस समय आपको कुछ नहीं दे सकता, अगर हमें पॉलिटिकल ट्रांसफ़र करना है तो कांग्रेस को करना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस इस समय डिस्कोर्स में है। जिन्ना कहता है कि मुझे ज़मीन का एक टुकड़ा दे दो, उस टुकड़े से मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा, क्योंकि उसके दिमाग में निश्चित रूप से अफगान और मुगल शासन रहा होगा कि अगर हमारे पास एक भूमि का टुकड़ा होगा तो उस भूमि के टुकड़े पर हम सशक्त सेनाएं बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे और पॉलिसी और सेनाएं बनाते हुए हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। उसके दिमाग में निश्चित रूप से हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करना और हिंदुस्तान को फतेह करना रहा। इसलिए उसने जो ओरिजिनल पाकिस्तान की डिमांड जहां से आई थी, ईस्ट पाकिस्तान से, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, उसके अलावा उसने पाकिस्तान उस हिस्से पर बनाया जो कि खाड़ी से जुड़ा हुआ था। उसको मालूम रहा होगा कि वो इस्लाम की शक्ति के आधार पर इस्लामिक इन्फ्लुएंस से ही हिंदुस्तान को फतेह कर सकता है और हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर सकता है। इसलिए उसने वेस्ट पाकिस्तान का ऑफर किया और उस समय सियासत ने स्वीकार किया। असली मुस्लिम लीग की स्थापना तो ढाका में हुई थी, असली स्थान तो ढाका है जहां पर मुसलमानों का आंदोलन चल रहा था। ढाका से लगा हुआ, बंगाल से लगा हुआ बिहार और उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा था, लेकिन मिला क्या? मिला लाहौर, और इस तरह ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान चला गया। ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान चला गया। उस समय ऐसा कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट बताते हैं, 13% की देश में आबादी थी, लेकिन
42 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश था। 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर के देश में से हमारे पास केवल 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर देश बचा, यानी कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर देश हमने उनको दे दिया। 42 लाख में से 10 लाख का मतलब होता है 25%, 13% आबादी को 25% भूमि। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। नेहरू आंख दबाए देखते रहे और नतीजा निकला कि जम्मू कश्मीर की आधी से ज़्यादा टेरिटरी पाकिस्तान के कब्जे में हो गई। 1.25 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे उन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद बेरूबरी जैसी स्टेटों को दान में पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि इनरी बेरूबरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था और कहा था कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो ज़मीनें दूसरे देश को दे सके। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप दूसरे देश को शामिल तो कर सकते हैं, किसी का एक्सेशन तो कर सकते हैं, लेकिन सिसेशन नहीं कर सकते। तुम्हारे बाप की जब संपत्ति नहीं है, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है कि तुम सियासत में आ गए और भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और सत्ता ले ली तो किसी को भी दान करते घूमोगे, पाकिस्तान को दे दोगे। पाकिस्तान का विचार निश्चित रूप से रहा कि 562 या उस समय 602 रियासतें थी, जिन्होंने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में उसने कहा कि रूलर लेट द रूलर वी डिसाइड। कांग्रेस उस समय कह रही थी जनता डिसाइड करेगी क्योंकि अब डेमोक्रेसी लाने जा रहे हैं, लेकिन जिन्ना कह रहा था रूलर डिसाइड करेगा। उसका कारण था, उसको लगा कि 100 से अधिक राजा या रूलर भारत में मुसलमान हैं। वो 100 पाकिस्तान के पक्ष में अगर आ जाते हैं तो 600 में से 100 पाकिस्तान के पक्ष में आ जाएंगे तो भारत के अंदर 100 पाकिस्तान बनेंगे। इसलिए भारत के अंदर की रियासतों को उसने इन्फ्लुएंस में लेना शुरू किया। शुक्र भला हो सरदार पटेल का, जिन्होंने माउंटबेटन को पॉलिसी बताते समय 25 जुलाई सन 1947 को भाषण दिलवाया और प्रिंसली स्टेटों से कहा कि या तो आप पाकिस्तान जाइए या हिंदुस्तान जाइए, दोनों में से किसी एक में एक्सीड करना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी बाउंड्री उस डोमिनियन से लगनी चाहिए। अगर आपकी बाउंड्री, अगर हैदराबाद, भारत का हैदराबाद कहता है कि पाकिस्तान जाएंगे तो वो जा नहीं सकता क्योंकि उसकी बाउंड्री नहीं लगती, और बलूचिस्तान अगर कहता है कि हम हिंदुस्तान में जाएंगे तो वो आ नहीं सकता क्योंकि उसकी बाउंड्री नहीं लगती। इस पॉलिसी से उन 100 राज्य के देश के अंदर वो 100 जो पाकिस्तान वो बनाना चाहता था उसको रोक ले गए सरदार पटेल। इसके बाद सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो बंटवारा हुआ था कि मुसलमान पाकिस्तान जाएगा और हिंदुस्तान में सारे हिंदू आ जाएंगे, यानी कि डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बनेगा, लेकिन नेहरू लियाकत अली समझौता हो गया और नेहरू लियाकत समझौते में भारत में रह रहे मुसलमानों को रोक लिया गया और पाकिस्तान में रह रहे, मतलब आज नए पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों, हिंदुओं को वहाँ रोक दिया गया। परिणाम, जो मुसलमान यहाँ 2-3-4% रह गए, बच गए, उन्होंने आज फिर से आबादी 20% से ऊपर कर ली है। और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 28% मुसलमान हिंदू था, वो वहाँ लगभग 8% रह गया। और जो पाकिस्तान में आज का मुसलमान था, उस समय का हिंदू था, वो समाप्त होकर 1-1.5-2% पर आ गया। इस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए भारत में मुस्लिम लीग के लोग रोके गए और वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन लोगों ने अपने अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया। एनसी लहरी जैसे लोग थे, लामी जैसे लोग थे, और वो धीरे धीरे करके सेकुलर कैरेक्टर, यानी कि भारत हिंदू राष्ट्र होते हुए भी पाकिस्तान उधर चले गए, भारत हिंदू राष्ट्र होते हुए भी भारत सेकुलर बनाया गया, भारत में माइनॉरिटी को सिक्योर किया गया, भारत में माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस डेवलप करे गए, भारत में माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया। ये सब काम उन लोगों ने किए जो पाकिस्तान जिनको जाना था वो हिंदुस्तान में रुक गए और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 100 से ज़्यादा मेंबर मुस्लिम लीग के थे और उनमें से मुस्लिम लीग के 30-35 मेंबर यहां रुक गए। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, धीरे धीरे वो पाकिस्तान जाते चले गए। परिणाम हम सब देख रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा खेल हुआ वो ये हुआ कि जो लोग हिंदुस्तान से, मतलब डोमिनियन ऑफ इंडिया से डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान गए या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान से डोमिनियन ऑफ इंडिया आए, उनका क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कैसे सेटलमेंट होगा एकदम। तो उसमें यह तय किया गया कि एक काम करते हैं कि कस्टोडियन उस पर बिठा देते हैं, यानी कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनकी संपत्ति यहाँ भारत में कस्टोडियन देखेगा और उसको डिस्पोज करके जो भी पैसा मिलेगा वो
वो पाकिस्तान सरकार को दे देगा। पाकिस्तान सरकार उस व्यक्ति को जो हिंदुस्तान के इस हिस्से से गया है वो वहाँ उसको दे देंगे। दूसरा, पाकिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान आए तो पाकिस्तान उसको डिस्पोज कर देगी, और डिस्पोज करने के बाद जो हिंदुस्तान में आ गए उनको वो पैसा दे दिया जाएगा। उस पैसे से वो भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर जिन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी छोड़ी उनको यहाँ प्रॉपर्टी देना, जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी छोड़ी उनको वहाँ प्रॉपर्टी देना, उनको दोनों को अलॉटमेंट कर देना और पैसे का डिफरेंस का सेटलमेंट कर देना। ये नियम हमने बना दिया, कस्टोडियन बिठा दिया। कस्टोडियन बिठाने के बाद पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने 47 में हम पर हमला कर दिया। हम पर हमला करने के बाद उसने 65 में इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसको तो हम चाइना से हार चुके थे 62 का युद्ध। पाकिस्तान को लगा कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और नेहरू जैसा व्यक्ति हार चुका है, तो अब हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि शुरू से जिन्ना की पॉलिसी तो एक ही रही कि वो हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाएगा, हिंदुस्तान पर शासन करेगा। इसीलिए उसने वो भूमि वहाँ पर ली थी और उस भूमि से उसने सेनाएं तैयार करके भारत पर हमला किया। 65 की लड़ाई हुई। 65 की लड़ाई में हमने बहुत कुछ जीता, लेकिन बाद में वो ताशकंद का समझौता हो गया। 71 में पाकिस्तान आपस में लड़ गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान लड़ गया। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की लड़ाई में इंदिरा गांधी इसलिए कूद पड़ी क्योंकि 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था और 72 का चुनाव सामने खड़ा था। इंदिरा गांधी जब कूद गई और ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हो गया, 90,000 सैनिक हमने उनके पकड़ लिए। उसके बावजूद शिमला समझौते में हमने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो 47 में उन्होंने कब्जा कर लिया था उसको हमने वापस नहीं लिया। 65 की लड़ाई में जो हमने क्षेत्र जीता था वो भी उनको वापस दिया था। 71 की लड़ाई में जो क्षेत्र हमने जीत लिया था, लाहौर तक हमारी सेनाएं पहुंच गई थी, उनको भी वापस दिया। यानी कि 71 की लड़ाई में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तो बना, लेकिन हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला। हमारे सैनिक भी जो उन्होंने पकड़ के रखे थे, उनकी आज़ादी की भी लोग बात करते हैं, नहीं हुआ, लेकिन हमने उनके 90,000 सैनिक छोड़ दिए। अब आप सोचिए कि उन्होंने दूसरी एक और नीति इसके बीच में बनाई थी। वो नीति ये बनाई थी क्योंकि इस्लाम का कैरेक्टर भू राजनीतिक आंदोलन का है, राजनीति से भूमि कब्जा करना या भूमि को कब्जा करके राजनीति करना। यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान चले गए और उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो वसूली उन्होंने कर पाए सो कर ली, बाकी प्रॉपर्टियों पर वो वक्फ बना गए, बाकी प्रॉपर्टियों को वो अपने भाइयों को दे गए। आप सोच कर देखो, 10 भाई हुआ करते थे, 10 में से 8 पाकिस्तान गए, 2 यहाँ पर रहे, तो 2 भाइयों को वो 8 भाइयों की संपत्ति भी मिल गई जो कि भारत सरकार के पास आनी चाहिए थी। उधर कॉम्पनसेशन भी ले लिया हमने। 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन उनको दे भी दी, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर सीधी दी, और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया। ये भूमि वो 13% मुसलमान, जो कि वहाँ पर 11% गया होगा, 2-3% यहाँ पर रह गया, उसने 30% के लगभग भूमि, 28% के लगभग भूमि हमारी ले ली। हम फिर भी चुप रहे, लेकिन यहाँ पर लोग जो नवाब शबाब ये सब यहाँ से वहाँ गए, उनकी संपत्ति उनके नाम यहाँ पर चढ़ा कर रखी। अब 65 की लड़ाई के बाद जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तो भारत सरकार ने क्या किया कि डिफेंस रूल्स में संशोधन कर दिया और उन सबको एनिमी घोषित कर दिया। जो भारत में रहते थे वो भागकर पाकिस्तान चले गए, वो संपत्ति अब भारत सरकार की हो गई। 1968 में बाकायदा हमने एक कानून पास किया और उस कानून को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कहा। तो जो कस्टोडियन की प्रॉपर्टी थी, कस्टोडियन के पास उन लोगों की प्रॉपर्टी थी जो पाकिस्तान चले गए थे, या जो कस्टोडियन के पास उन लोगों की प्रॉपर्टी थी जो 65 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, 62 के युद्ध में चाइना का साथ दे रहे थे, वो प्रॉपर्टी सब हमारी हो गई। यानी कि उस पर कस्टोडियन के पास चली गई। और अब एज पर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 वो एनिमी शत्रु संपत्ति हो गई। अब सवाल ये पैदा हुआ कि शत्रु संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति है या नहीं है। इस बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया लखनऊ का। राजा महमूदाबाद, इसमें बड़े खेल हुए। राजा महमूदाबाद जो कि राजा एक मुस्लिम राजा था, वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद उसका बेटा दुबई के मार्ग से दोबारा भारत में वापस आया। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पास किया तो उसमें एक क्लॉज छोड़ दिया था, और वो क्लॉज ये छोड़ा था कि जो लोग पाकिस्तान चले गए संपत्ति उनको डेड मान लिया जाएगा, यानी कि उनके बच्चे यहाँ पर रहते, संपत्ति का सक्सेशन वो कर जाएंगे। 5 भाई यहाँ पर रह गए, 10 वहाँ चले गए, तो 10 का सक्सेशन यहाँ 5 कर जाएंगे, यानी कि संपत्ति उनके पास ही
ही रहेगी। पाकिस्तान 11 साढ़े 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मिला, उसके बावजूद भारत के अंदर 7 से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन उनकी रहेगी। यानी कि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर की टोटल ज़मीन जो भारत में है, उसमें से 7-8 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन उनके पास आज भी रहेगी। तो क्या होगा, 11.5-12 लाख स्क्वायर किलोमीटर वो और 7-8 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये, यानी कि 13% आबादी जो कि दोनों देशों में मिलाकर थी, उसको लगभग 50% संपत्ति। आप सोचो कि 13% आबादी को 50% संपत्ति, अगर हिंदुस्तान के अंदर की संपत्ति भी उनकी काउंट करें और पाकिस्तान बांग्लादेश की संपत्ति भी काउंट करें, परिणाम तो गंभीर होने ही थे। हम मेजॉरिटी 80%, उस समय की 98%, 97% पॉपुलेशन के पास 50% ज़मीन और 13% के पास, इन दोनों को मिलाकर कहेंगे तो 13% के पास 50% ज़मीन। ये उस समय का मत्स्य न्याय था, उस समय का न्याय जो नेहरू को नहीं दिखा, उस समय का न्याय जो गांधी को नहीं दिखा, उस समय का न्याय जो माउंटबेटन कर ही रहा था, जिन्ना अपनी पॉलिसी कर रहा था। भारत के अंदर जो संपत्ति बची एनिमी प्रॉपर्टी में 2017 में, यानी कि राजा महमूदाबाद जब वापस आया उनका लड़का, तो उसने बम्बई हाईकोर्ट में क्लेम किया। क्लेम करने के बाद वो उसने कहा कि संपत्ति पिता को मृत मान लिया जाए, मैं तो भारत का ही निवासी हूँ, इसलिए संपत्ति मुझे दे दी जाए। बम्बई हाईकोर्ट ने कहा बात तो ठीक है भाई, वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन अगली पीढ़ी तो यहीं रहती है, अगली पीढ़ी को दे दिया जाए। यानी कि जो पाकिस्तान गया वो वहाँ की संपत्ति पर कब्जा करेगा, और जो बच गया उसका बेटा जो यहाँ पर वापस आ गया है या उसने भारतीय नागरिकता किसी प्रकार से ले ली, वो अब इस संपत्ति का ओनर हो जाएगा। हम तो ठग लिए गए, भारत तो ठग गया, भारत तो बर्बाद हो गया। आप सोचो, पाकिस्तान भी बन गया और हिंदुस्तान के अंदर से जमीन भी उनके पास ही रही। राजा महमूदाबाद के इस प्रकरण पर 2017 में जब केंद्र में मोदी सरकार बैठ गई थी 2014 में, तो उन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी के सेक्शन 5 सेक्शन 6 में संशोधन कर दिया। 5A और 6A ऐसे संशोधन करके उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और उसकी संपत्ति वंस एनिमी प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एनिमी प्रॉपर्टी, उसका सक्सेशन नहीं हो सकता। किसी भी कानून में कुछ भी लिखे होते हुए भी उसका सक्सेशन नहीं हो सकता, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता, उस संपत्ति को सीज कर दिया जाएगा और वो प्रॉपर्टी केंद्र सरकार में वेस्ट कर जाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द जिस पर यह केस हुआ है, वो केंद्र सरकार में वेस्ट कर जाएगी। यानी कि वेस्ट का अगर आप समझेंगे तो वो केंद्र सरकार एक्वायर कर लेगी। जब तक हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 को पढ़ते हैं तो तमाम तरह के इंटरेस्टों को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं, सॉवरेन ये कहता है, सॉवरेन से मतलब है संप्रभु, ये कहता है कि हम इस संपत्ति के मालिक हैं, अब ये हम में वेस्ट कर जाती है, तो फिर किसी और कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां पर सक्सेशन एक्ट खत्म हो जाता है, यहां पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट खत्म हो जाता है, यहां कोई और कानून खत्म हो जाता है, किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्रॉपर्टी वेस्ट कर गई। केंद्र कहता है कानून बनाकर, प्रॉपर्टी वेस्ट कर गई तो वेस्ट कर गई। अब इस बात का कन्फ्लिक्ट नया पैदा हो गया। लखनऊ में कुछ संपत्तियों पर, जो राजा महमूदाबाद की संपत्तियां हुआ करती होंगी पहले, वो संपत्तियों पर जब राजा महमूदाबाद मुकदमा जीत कर आए थे तो उन्होंने सरकार को बोला कि हमारी संपत्ति खाली करवाइए। संपत्ति खाली करवाने का मामला गया, वो मामला चल ही रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने राजा महमूदाबाद को ओनरशिप देते हुए कहा था कि कस्टोडियन के अलॉटमेंट से पहले अगर कोई वहां पर बैठा हुआ है तो उन संपत्तियों को छोड़कर कस्टोडियन ने नए सिरे से जो अलॉटमेंट तुम्हारी संपत्ति पर कर दिया होगा उसको खाली करवाया जाएगा, उसको वैकेट करवाया जाएगा। हालांकि 2017 का संशोधन आ गया और 2017 के संशोधन के बाद राजा महमूदाबाद का क्लेम ही खत्म हो गया। राजा महमूदाबाद का क्लेम खत्म हो गया मतलब प्रॉपर्टी फिर से कस्टोडियन के पास आ गई और प्रॉपर्टी अब भारत सरकार में वेस्ट कर गई। इस तरह का एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हुआ क्या कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का निर्माण अगर कहीं से हुआ तो वो आज के बंगाल से हुआ, आज के बिहार से हुआ, आज के उत्तर प्रदेश से हुआ। ये मुख्य केंद्र हुआ करते थे जहां से पाकिस्तान की लौ जली, जहां से पाकिस्तान का उधम मचा। तो उस समय आप मानकर चलिए कि उस समय की जो एनिमी प्रॉपर्टी थी, राजा महमूदाबाद का राइट खत्म हो गया, भारत सरकार उस पर बैठ गई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लखनऊ में उनकी संपत्ति जो कि कस्टोडियन के माध्यम से किसी को रेंट पर थी, उसके ऊपर टैक्स बना दिया। टैक्स बनाने के बाद
उस टैक्सेशन को चैलेंज किया गया और लंबा टैक्स बना, 17-18 लाख रुपए का टैक्स बना। पहले 7.5 लाख रुपए का, फिर कई लोग मिल गए, तो मतलब लंबा टैक्स बना। उस टैक्स को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने कहा कि वे एनिमी प्रॉपर्टी है, एनिमी प्रॉपर्टी तो केंद्र की संपत्ति होती है और केंद्र की संपत्ति होने के नाते इस पर टैक्स नहीं बनता, क्योंकि आर्टिकल 185 ये कहता है कि जो आर्टिकल 185 है या 285 है, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि केंद्र की संपत्ति अगर कोई है तो उस संपत्ति पर राज्य का कोई टैक्सेशन नहीं बनता, राज्य उस पर टैक्स लेवी नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही आर्टिकलों में वो ये कहता है कि अगर उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है, बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, केंद्र उस पर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी लगा रखा है, तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्सेशन का अधिकार बनता है। केवल वो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है जिन पर केंद्र सरकार बैठी हुई है, जो केंद्र के कब्जे में है, जो केंद्र बैठा, और केंद्र ने अपनी प्रॉपर्टी को कस्टोडियन के माध्यम से कब्जा करके रखा है। अब इस कस्टोडियन की प्रॉपर्टी पर हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने कहा ये एनिमी प्रॉपर्टी है, एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, इसलिए ये केंद्र की संपत्ति बनती है और केंद्र की संपत्ति होने के नाते इस पर टैक्स नहीं बनता। हालांकि हाईकोर्ट भी वहां पर सही नहीं था, इसलिए सही नहीं था कि कानून ऑलरेडी ये कह रहा था कि जिन संपत्तियों पर कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही होगी उस पर टैक्सेशन बनता है, केवल उन पे नहीं बनता जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में है और उसने वहां अपना ऑफिस बना रखा है या उसने उसको किसी में इस्तेमाल कर रखा है। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 2 जजेस की बेंच में वो बहस चल रही थी। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी बात कही। जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो ये कहती है कि साहब एनिमी प्रॉपर्टी है और एनिमी प्रॉपर्टी का केवल कस्टोडियन होता है, वो उसकी ओनरशिप नहीं होती। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि उसकी ओनरशिप किसी के पास नहीं है। आप सोचिए कि जब राइट वेस्ट कर गया और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि सेंट्रल में वेस्ट कर गया, फिर भी वो कहते हैं कि कोई ओनरशिप उसमें नहीं बनती और सेंट्रल उसका ओनर नहीं बनता और कस्टोडियन तो वैसे नहीं बनेगा। इस बात का खंडन करते हुए अपोजिशन ये कहता है, यानी कि सरकार ये कह रही है, या मैं कहूं कि केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है, एएसडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, संपत्ति तो साहब हमारी ओनरशिप में हमें वेस्ट कर गई, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऐसा कहता है। और मिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब उसमें रीजनिंग लगा रहे हैं तो एक छोटा एक्ट से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की सॉवरेंटी को किनारे रखते हुए एक छोटा एक्ट जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 5 को कहा गया कि प्रॉपर्टी तभी किसी की ओनरशिप में आ सकती है जब वो कन्वे करी गई हो एज पर सेक्शन 5। और चूंकि एनिमी पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने प्रॉपर्टी कन्वे की नहीं है, केवल कस्टोडियन बैठा हुआ है, इसलिए कस्टोडियन तो केवल उसका रख रखाव करने का अधिकार रखता है और इसके नाते केंद्र भी केवल रख रखाव करेगी। केंद्र सरकार या कस्टोडियन उसमें केवल और केवल ट्रस्टी की भूमिका में होगा। आप सोच लीजिए कि केवल ट्रस्टी की भूमिका में होगा, वैसे जैसे कोई संपत्ति हमको संभाल कर दे गया और उसने कहा कि मेरी संपत्ति का देखभाल करते रहना, मैं अमेरिका जा रहा हूं तो मैं ट्रस्टी हो गया, उसकी संपत्ति की देखभाल मैं करूंगा, जिस दिन वो वापस आएगा उसको संपत्ति वापस चाहिए, मेरी ओनरशिप उस पर नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन ये कह रहा है कि इस मामले में केवल और केवल आपके पास उसकी कस्टडी थी, आप उसके ट्रस्टी की तरह उसकी देखभाल करिए, आपकी ओनरशिप नहीं बनेगी। आप सोचिए, एनिमी जो संप्रभु, भारत सरकार जो संप्रभु है, वो एनिमी शत्रु की संपत्ति पर ओनर नहीं होता, जबकि उसने एक्वायर कर लिया है। जब तक आपने एक्विजिशन का कोई कानून नहीं पास किया, जब तक आपको प्रॉपर्टी किसी ने ट्रांसफर नहीं की, तब तक आप उसके ओनर नहीं बन जाते, एनिमी की प्रॉपर्टी के कस्टोडियन है, यानी कि एनिमी अभी भी प्रॉपर्टी का मालिक है। मजे की बात यह है कि आर्टिकल 300 कैपिटल ए ये कहता है कि कोई भी संपत्ति जो भारत में है उसमें केवल भारत का नागरिक नहीं, विदेश में बैठा व्यक्ति भी क्लेम कर सकता है। विदेश में बैठे व्यक्ति को अधिकार है प्रॉपर्टी की ओनरशिप की। मजे की बात इसमें यह आई कि जो एनिमी था, युद्ध हो गए, हम हार गए, जीत गए, बड़े इंटरनेशनल समझौते हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनली हमने कानून पास कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को देते समय यह नहीं कहा कि एनिमी प्रॉपर्टी का फला फला सेक्शन जो 2017 में आपने डिफाइन किया था वो अवैधानिक है। आप कहते कि वो अवैधानिक है, आप ऐसा कर नहीं सकते। आप ये कहते एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ही असंवैधानिक है, ऐसा कर नहीं सकते।
एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट वैधानिक है, मतलब उस पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन वो जो वेस्टिंग का राइट आपको दे रहा है वो राइट आपको मिल नहीं सकता। आप केवल और केवल कस्टोडियन होंगे और कस्टोडियन होने के नाते आप उसका संरक्षण करेंगे। कमाल की बात यह है कि आर्टिकल 300 कैपिटल ए के तहत अगर पाकिस्तान में बैठे लोगों के वंशज भारत में आकर क्लेम करेंगे उस एनिमी प्रॉपर्टी को जो आज से 75 साल पहले भारत की हो गई, उस पर वो क्लेम करने का अधिकार मेरे अनुसार अब उनका खुल गया है। यानी कि वो 7-8 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन जो अभी भी एनिमी प्रॉपर्टी के नाम से कस्टोडियन उस पर बैठा हुआ है और उसका भारत सरकार ने कोई सेटलमेंट नहीं किया। मजे की बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद हम 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 50 साल में उसका सेटलमेंट कर सकते थे, लेकिन भारत सरकार ने कोई सेटलमेंट उसका नहीं किया और संपत्तियां वैसी बनी रहने दी। इसके पीछे की मंशा उस समय की कांग्रेस सरकार की दिख रही है। ये जो उन्होंने पाप किया है पूरी ज़मीन को दारुल इस्लाम की तरफ धकेलने का, इस पाप का दोषी कौन, ये आप सोचिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसीजन आया है और उसमें ये कह दिया गया है कि आर्टिकल 300 कैपिटल ए के तहत विदेश में बैठे व्यक्ति को भी अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करने का अधिकार है। और ये जो संपत्ति एनिमी की है ये भारत सरकार की ओनरशिप नहीं है, इस पर कस्टोडियन की भी ओनरशिप नहीं है। आप केवल उस एनिमी की संपत्ति के कस्टोडियन मात्र हैं। आप मेरा मतलब समझ पाए होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि उनके वंशज में से कोई भारत में चला आता है और भारत में सिटीजनशिप ले लेता है और अब वो बताता है मेरे नाना की, मेरे दादा की, मेरे बाबा की, मेरे ताया की संपत्ति है, तो सक्सेशन का राइट उसको मिलेगा। जबकि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में साफ 2017 में संशोधन करते हुए कहा गया है कि आपको कोई सक्सेशन का, किसी को भी सक्सेशन का अधिकार नहीं हुआ, इन संपत्तियों का सक्सेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग मुझे लगता है 100% चैलेंज होनी चाहिए और इस पर अगर उनको लगता था तो केंद्र सरकार को स्ट्रक्चर पास करके देना चाहिए था और ये कहना चाहिए था इसमें ये लूज पॉइंट है, इसको कैसे डिफाइन करें। आप कृपया करके इस पर लेजिस्लेशन बनाइए और आप लेजिस्लेशन बनाकर हमको दीजिए, हम 6 महीने का टाइम देते हैं, साल भर का टाइम देते हैं, जो भी आप कर सकते थे करना था, लेकिन उस पर रूलिंग बनाकर ये कह देना कि केंद्र सरकार की वो संपत्ति ही नहीं है। ये कह देना कस्टोडियन तो केवल कस्टोडियन मात्र है। ये कह देना कि प्रॉपर्टी तो आज भी एनिमी की है। ये कह देना कि संपत्ति पर किसी की ओनरशिप नहीं बनती है। यानी कि अब और बनाया क्या कि भाई टैक्स दीजिए, आप केंद्र सरकार को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स इसलिए दीजिए क्योंकि आप इसके ओनर नहीं है, केंद्र सरकार इसकी ओनर नहीं है। आप इसलिए दीजिए क्योंकि कस्टोडियन इसका ओनर नहीं है। आप ये संपत्ति तो अभी एनिमी की है और उस पर जो भी कब्जे में बैठा हुआ है वो टैक्स दे। मुझे ये रूलिंग बिल्कुल समझ नहीं आई। आप सभी लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि देश भर की लीगल फ्रेटर्निटी, देश भर के जो बड़े पारिवारिक ग्रुप हैं, देश भर के जो बड़े लेजिस्लेटर्स हैं, जो सियासतदान हैं, जो सॉवरन हैं, उनको फॉरवर्ड करिए। आपको मैं अनुमति देता हूं, हमारी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं जाएगी। इसके टुकड़े करके अगर आप फेसबुक पर और दूसरे और यूट्यूब पर चलाना चाहते हैं तो इसके वो टुकड़े चलाइए जिनसे कि लोगों को पता लगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है और हमारे देश में क्या हो गया। मैंने अब तक अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा खराब या इतनी अनरीजनेबल रीजनिंग के साथ रूलिंग नहीं देखी। मैं कहता हूं कानून लगाइए, ठीक सब कुछ है, लेकिन बेस होल अम्ब्रेला को ध्यान में रखना चाहिए था। या फिर मैं पढ़ नहीं पाया हूं, अगर मैं नहीं सही से इसको समझ पाया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन ये तो फाइनल डेस्टिनेशन जो हुआ वो तो मुझे लगता है हम सबको पता ही होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।